नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारा भारत वो रिप्लेस कर रहा है पुरानी हर चीज को। रशिया कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसका ट्रस्टेड पार्टनर था। 90 से ज्यादा जो वहां पे हथियार हैं वो रशिया से जाते थे। अभी वो बात खत्म हो गई। नया भारत है, नई सिक्योरिटी पार्टनर हमने दुनिया के साथ बनना शुरू कर दिया। हम रीराइट कर रहे हैं कुछ चीजों को अपने रियल टाइम में। अब हो क्या रहा है, आप सोच के देखिए। 2024 से हमने एक काम करना शुरू कर दिया। एक हैवी हमारा कार्गो एयरक्राफ्ट वो लिफ्ट होता है भारत से, इंडिया की एयर स्पेस से। और डेस्टिनेशन कहाँ था? आर्मेनिया का। आर्मेनिया को हमने हथियार देने शुरू कर दिए। ये जो कॉकेसस के जो माउंटेन्स हैं उसके शेडोज में वो प्लेन लैंड करता है। और ये वो कंट्री है जो रशिया के ऊपर हमेशा ही डिपेंडेंट रहा। और हमारा जो कार्गो है वो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेके जाता है वहां पर। बैटरियां कितनी लेके गया है? आकाश 1S की 15 बैटरीज, 720 मिलियन डॉलर का हमने ये एग्रीमेंट किया था उनके साथ। और ये पहला एक्सपोर्ट था जो हमने भारत से किया है एवर, अपना एयर डिफेंस सिस्टम को। आप सोच के देखिए कि इसके अंदर, अब आप बोलेंगे यार प्रूफ कितने है। अगर आप देखेंगे एडीएस का जो ट्रांसपोर्टर का जो डाटा होता है वहां पर इसकी न्यूज़ है। रैंड जो यूरोपियन का है वहां पर फ्लैग किया गया, इसको ओपन सोर्स के एनालिस्ट हैं इसको डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। बस हमारा जो इंडिया का मीडिया है उसके ऊपर चुप रहता है। मॉस्को के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है और वहां पे जो डिफेंस सेक्टर है वहां पे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने आहिस्ता आहिस्ता रशिया को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं रास्ते में वो भटक गया है। रशिया ऑलरेडी एक युद्ध के अंदर फंसा हुआ है, वो सप्लाई नहीं कर सकता। वहां पर आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को हैंडल कर रहे हैं अपने ये तरीके से, एंड वी आर टेकिंग ओवर। अब ये जो आर्मेनिया वाली न्यूज है, आप बोलेंगे यार 2024 की न्यूज में अब क्यों बोल रहा हूं? कुछ रीजन है, वो बताता हूं आपको। कुछ ऐसे हथियार हैं जो भारत ने बनाए, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। हमने अपने हथियार बनाए, अभी टेस्टिंग हुई है, उसके प्रोटोटाइप्स बने हैं। और आर्मेनिया ने बोलना शुरू कर दिया टेस्ट बाद में करते रहना, इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है आप बाद में पूरी करना, पहले मुझे भेजिए। ये वो कंट्री है आर्मेनिया जिन्होंने पर्शियंस, ऑटोमन्स, रशियंस, सोवियट्स, ये सारे के सारे जो एम्पायर्स हैं उसका ये किलिंग ग्राउंड बनता रहा। और ये इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है हमेशा ही। और हर एक कंट्री ने कंट्रोल करने की कोशिश करी इनके माउंटेन्स को। उसका रीजन है कि जो आर्मेनिया है उसके जो माउंटेन्स है वो चोक पॉइंट्स हैं ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड के। वो बिल्कुल एपिसेंटर के अंदर है। छोटा सा कंट्री है लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक उसकी इंपॉर्टेंस है। 30 साल तो सोवियट्स जब जब कोलैप्स हो गए थे उसके बाद आर्मेनिया ने, बाकी सारी कंट्री से इनका 36 का आंकड़ा है, उन्होंने मॉस्को की तरफ देखा डिपेंडेंसी के लिए, हर चीज के लिए वो मॉस्को के ऊपर डिपेंडेंट रहे। लेकिन 90% डिपेंडेंसी होने के बाद भी 2020 के बाद चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। आपको ये अगर याद होगा कि एक नागोर्नो जो काराबाख का जो युद्ध था, जहां पर टर्की ने अपने 72 जो ड्रोन्स वहां पे भेजे थे, वो ड्रोन्स गए क्योंकि आर्मीनिया के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। वो 44 डेज में युद्ध को हार गए। उन्होंने हेल्प मांगी मॉस्को से, लेकिन मॉस्को ने हेल्प नहीं भेजी क्योंकि वो खुद अपने युद्ध में फंसा हुआ था। फिर आया 2022, दोबारा से जो रशिया का युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के साथ। फिर दोबारा से आर्मीनिया ने अपने रिलायबल पार्टनर रशिया से हथियार मांगे, गारंटी दी थी रशिया ने, लेकिन रशिया उस गारंटी को पूरा नहीं हो सका, इसलिए रशिया एक्सपोज हो गया, अबंडन फेल किया आर्मेनिया ने। तो आर्मेनिया को बचने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था। वो वॉशिंगटन के पास जा सकता था, बेजिंग के पास जा सकता था, वो आया मोदी जी के पास। क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे रहे थे कि तुर्की के खिलाफ कोई भी कंट्री खड़ा होने की कोशिश करेगा, हम सपोर्ट करेंगे। भाई तुम अगर पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करते हो तो तुम्हारे दुश्मनों को हम भी सपोर्ट करेंगे। आर्मेनिया और ग्रीस दो ऐसे कंट्रीज थे जो कि बिल्कुल उनका 36 का आंकड़ा है तुर्की के साथ। और हमने वहां पे भेजा प्रिसीजन के साथ अपना आकाश डिफेंस सिस्टम। ये कोई लेगेसी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। कोई भी ड्रोन, कोई भी प्लेन आएगा, हमारा जो सिस्टम है उसको उड़ा सकता है। हर चीज इंडिजिनस है, भारत में बनाई हुई है। और जो तुर्की है, जो 2020 का वॉर 44 डेज में जीत गया था, अगर आकाश सिस्टम होता तो वो जीत नहीं सकते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि 2024 के बाद जब से हमारा आकाश सिस्टम और पिनाका वहां पे पहुंचा है, हो क्या रहा है? युद्ध नहीं हो रहा। वो धमकी देता है तुर्की, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कंट्री के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसने देख लिया इसके जितने ड्रोन्स थे तुर्की के,
हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। एक भी ड्रोन भारत में एंटर नहीं हो सका। इसलिए अब हमारी जो आर्मी के जो चीज़ें हैं, जो अब हमने अपने कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करी हैं, जैसे अटैक की कोई वो हॉवर्सर्स हैं, अभी भारत के अंदर हमने डिप्लॉय नहीं किए, लेकिन उन्होंने हमसे मांग लिया, प्लीज़ हमें भेज दीजिए। हमारे जो स्वाति के जो हमारे रडार सिस्टम है, हमने टेस्ट नहीं किए, लेकिन वो इक्विवेलेंट है रशियंस के, उन्होंने मांगने शुरू कर दिए। यानी कि वो चीज़ें जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हम बनाने शुरू नहीं किए मास प्रोडक्शन में, वो बोलते हैं यार पहले जो 15 बनाओगे ना, वो मुझे भेज देना, बाकी का आप साल में 20 बनाते हो, 5 अपने पास रख लो, 15 हमें भेज दो। इतनी ज़्यादा मेक इन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई ऑपरेशन सिंदूर में। सिर्फ 3 दिन में हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी पावर क्या है। दोस्तों, हम कोई वेपन्स के डीलर नहीं हैं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, जहां पर आप दुनिया को बेचकर प्रॉफिट कमाने के बाद उस पैसे से आप और R&D करते हैं। दिस इज वेयर वी आर रीचिंग। अब आते थोड़ा सा कि ये तो हो गया आर्मेनिया का, बात करते हैं थोड़ा सा फ्रांस की भी। फ्रांस बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है कि हम आर्मेनिया को क्या दे रहे हैं और वहां पर कौन सी चीजें जा रही हैं। उसका रीजन है, मैं फ्रांस का नाम क्यों ले रहा हूं। आर्मेनिया एक बहुत ही ज्यादा नया प्लेयर है जिसके ऊपर नजर फ्रांस की भी है। फ्रांस ने भी अपने कई जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं वो आर्मेनिया को दिए थे, वो ये वही सिस्टम्स हैं जो उन्होंने यूक्रेन को भी दिए थे। अब वहां पर क्या हो रहा है, आर्मेनिया में फ्रांस और भारत दोनों के जो सिस्टम्स हैं वो वहां पे लगने शुरू हो गए और दोनों इंटीग्रेट भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। रिसेंटली फ्रांस ने अपना जो डिफेंस का एग्रीमेंट है वो भी भारत के साथ किया था। क्यों? हम ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटी को दिखा चुके हैं आर्मेनिया में। दूसरा कैपेबिलिटी हमने दिखाई ऑपरेशन सिंदूर में, जहां पर हमारे राफेल्स भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ मिलकर सिंक्रोनाइजेशन से हमने काम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इट वाज सीमलेस, और हमने कैपेबिलिटी को हमने दिखाना शुरू कर दिया। साथ में आपको मालूम है कि जो आईमेक का प्रोग्राम हमारा उस एरिया से जा रहा है वो फ्रांस तक जाएगा। उनका जो मार्सेले है, उनका जो एक हब है ट्रेड का, उसको हमने ऑलरेडी अदानी के साथ टाई अप कर दिया है, एंड पूरा भारत के साथ लिंकेजेस शुरू हो गई हैं। जो आईमेक का प्रोजेक्ट है उसका जो सबसे पहला सिक्योरिटी पैक्ट है वो किसने किया था? वो किया था फ्रांस ने आईमेक के लिए। दूसरा कंट्री कौन सा था? वो था ग्रीस। और तीसरा आर्मेनिया उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भारत, फ्रांस, ग्रीस, ये सारे के सारे एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को खड़ा करते जा रहे हैं, जो कि 5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये कोई नेटो की तरह कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो हर चीज को बाईपास करेगा, ना ही टूटा फूटा है नेटो की तरह। ये सिर्फ सप्लीमेंट करता है। एक लेयर हमने सिक्योरिटी की बना ली, उसके ऊपर हमने एक सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर हमने खड़ा कर लिया, ताकि जो ट्रेड रूट्स हैं, जो यूरोप तक हमारा माल जाना है, उसको सिक्योर किया जाए। साथ में तुर्की के बीच में प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, हमने उसके दुश्मन को वहां पर आर्म्स देने के बाद हमने उसको, तुर्की को भी हमने एंगेज कर दिया। ये सारी चीजें हैं जो कि इतने डीप स्टडी के बाद मैं सामने आपके लेके आता हूं। ये नॉर्मली आपको कहीं भी दिखेगी नहीं, और मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी मोशन के अंदर आ चुका है। दुश्मन को एंगेज कर दिया, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने अपने आप को लाइन अप कर लिया है। मिडिल ईस्ट में, यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पर दुबई में, यहाँ पर हर आदमी, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अभी मैं रैसल खेमा में, इवन की कतर में मैं जाने वाला हूँ। मैं सारे एरिया को देखने वाला हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और एक गर्मी है यहाँ पर कि यार ये कैसे भारत के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। कल बाईचांस की बात है, मैं कल शाम को गया यहाँ पर, तो अफगानिस्तान के कुछ लोग, 5-6 लोग थे, वो जा रहे थे। तो मैंने बोला भाई कहाँ से है? तो कहता अफगानिस्तान से। आप कहाँ से हैं? मैं कहा इंडिया से। कहता फिर बात करेंगे, अगर पाकिस्तान वाले हैं तो अभी ठोक देंगे आपको। ये हालत है वहाँ पर। एंड ही सेड कि यार मोदी जी को बोलो हमें कुछ ठूंठा करने वाले को सामान भेज दें, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपका काम हम कर देंगे। वो कोई तालिबान के लोग नहीं थे, वो अफगानी नॉर्मल बिजनेसमैन है जो यहाँ पर कपड़े कपड़े खरीदने और वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। वो मेरे से ओपनली बोल रहे हैं मोदी जी को बोलो कोई ठूंठा का सामान हमें भी भेज दो, जैसे आप बाकी कंट्रीज को भेजते हो। उसने आर्मीनिया का नाम नहीं लिया, जो आप बाकी कंट्रीज को भेजते हो हमें भेजो। आप देखो फिर हम क्या करते हैं इनका हाल। ओपनली ये है भारत का दबदबा जो दुनिया में दिखता है। और आपको मालूम है मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे लोगों से जब बात करता हूँ चीजें बाहर निकल के आती हैं। हमारा आकाश सिस्टम, हमारे होवर्सर्स, हमारे हर चीज जो वहां पे जाके टेस्ट हो रही है आर्मीनिया के सिस्टम के अंदर, जहां पर फ्रांस के सिस्टम के साथ हमने अपने को अलाइन कर दिया। ये बताता है आपको कि हम पहुंच गए वहां पर, कि जहां पर हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो अभी बेशक बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन दुनिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स है, हम फाइटर जेट्स नहीं दे सकते लेकिन बाकी चीजें दे सकते हैं। और हमने अपने आप को ऑलरेडी, ड्रोन्स हैं, हमारी आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, हमारे टैंक्स हैं, ट्रक्स हैं, वो जाने शुरू हो गए हैं। और उनकी जो पहाड़ियां हैं आर्मेनिया की, वहां पर हम एक लेबोरेटरी बना दिया हमने,
जहाँ पर डिफेंस के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको हमने शोकेस कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं तुर्की अज़रबैजान की दोस्ती, और यहाँ पर इंडिया, आर्मेनिया, फ्रांस की दोस्ती। अब देखते हैं जीतेगा कौन। ये तो हो गया जो सरफेस लेवल की बातें मैंने बता दी आपको। अब आते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि रशिया की जो डिफेंस की जो एक्सपोर्ट के ऊपर मोनोपोली थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। मैं कहूँगा डिक्लाइन नहीं, वो कोलैप्स हो चुकी है। हम खुद S-400 S-500 की बात करते हैं, लेकिन एक-एक साल, 2-2 साल वो डिलेड है। हमारा युद्ध तो कभी भी पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ हो सकता है और होगा भी। तो क्या हम 1 साल के लिए हम वेट करते रहेंगे? मौका आज है ठोकने का पाकिस्तान को, हमें वेट करनी पड़ रही है। यानी कि 2020 तक जो रशिया का पूरा एक दबदबा था इस पूरे एरिया में, किसी को हथियार चाहिए, रशिया से अब ले सकते थे, अब वो खत्म हो गया। इसलिए भारत ने रशिया को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, आर्मेनिया हो या बाकी कंट्रीज़ हो। ये छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा टेक्टोनिक शिफ्ट है, जो मैं शायद 2-3 साल पहले मैं खुद सोच नहीं सकता था कि हम एक एक्सपोर्टर बनेंगे। एंड हमने कोई ये नहीं है कि कोई धमकी दिया है, कोई ट्रेड वॉर की हमने बोल दिया हो कि अगर तुमने हमसे हथियार नहीं खरीदे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता है। नो, ना ही हमने कोई डेट ट्रैप में किसी कंट्री को हमने फंसाने की कोशिश करी। हमने सिर्फ उनके इंडस्ट्रियल बेस को एक रिलायबल पार्टनर की तरह हमने डिलीवर किया जब उनको चाहिए था। वो चीज़ें हमने डिलीवर करी जो मॉस्को डिलीवर कर नहीं सकता आज की डेट में। और ये वो मॉडल है बिज़नेस का, जो दुनिया वॉच कर रही है। क्यों बोल रहा हूँ दुनिया वॉच कर रही है? वियतनाम ने अभी थोड़ा-सा आकाश सिस्टम के ऊपर बहुत बात करनी शुरू कर दी। इंडोनेशिया भी वॉच कर रहा है, वो भी चाहते हैं कि आकाश सिस्टम को लिया जाए। साथ में ब्राज़ील ने बोल दिया, वो भी कंसिडर कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट को कि शायद वो मेक इन इंडिया का जो आकाश सिस्टम है, उसको ले लें, और उसके बदले में वो हमें जो उनका कमर्शियल प्लेन्स की टेक्नोलॉजी है, वो हमें देने को तैयार है। दोस्तों, अब हमें एक्सपोर्ट के प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश कर दिया इसको। और ये जो एस्पिरेशंस है मोदी जी की टीम की, वो छोटी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? हमारे हथियार टाइम टेस्टेड हैं, वॉर टेस्टेड हैं, और आपको टाइमली सप्लाई हम कर सकते हैं। आर्मेनिया ने प्रूव कर दिया कि यस, वो जो भारत बोलता है वो करके दिखाता है। एंड ये वो कंट्री है दोस्तों जिसने बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स के लिए वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया या लड़ाई का मुद्दा बना रहा। वहां पे सप्लाई करने का मतलब है आपने दुनिया को एक मैसेज दिया है। हमने युद्ध नहीं किया किसी के साथ भी, लेकिन दूसरों के युद्ध में शामिल होकर हमने मैसेज भी भेज दिया कि हम युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये जो साइलेंस है इंडियन मीडिया की, बार-बार तमाचे मारने ज़रूरी हैं इनको, ताकि इनको शायद कोई इंडियन मीडिया वाला, जिनको ये बेशर्मी से ये वीडियोज़ बनाते हैं हर रोज़ 24-24 घंटे, ये लड़ाइयाँ करवाते हैं बिना बात पे अननेसेसरी डिबेट्स की, वो सारी बंद होनी चाहिए। ये जो एक्चुअल पावर है भारत की, जो हम कर रहे हैं दुनिया में, उसके बारे में कोई कवर नहीं कर रहा। इसलिए आई एम ट्राइंग टू कवर एज़ मच एज़ पॉसिबल, और ये वो क्यूज़ हैं जो ओपन में बैठ पड़े हैं। आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से ये वीडियोज़ को नहीं बना रहा। दीज़ आर प्रूफ्स व्हिच आर ऑल ओपनली अवेलेबल, बट नोबडी वांट्स टू मेक इट। उसका रीज़न शायद आप भी हैं। आपको भी जो ये घटिया सी ये डिबेट्स करवाते हैं, और राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, कपड़े फाड़ दिए, मोदी जी ने उसके कपड़े फाड़ दिए, मोदी जी ने सोनिया गांधी के कपड़े उसके फाड़ने की जरूरत नहीं, पहले ही फटे हुए थे। मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको ऐसी डिबेट्स जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, आपको नेगेटिविटी अच्छी लगती है। पॉजिटिविटी की व्यूज वीडियो बनाइए, अभी गाली पड़नी शुरू हो जाएंगी, और मोदी जी की अब तारीफ करने लग गए, उसने तो यूजीसी का ये कर दिया वो कर दिया। आपको नेगेटिविटी में खुशी मिलती है, लेकिन देयर इज अदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ऑल्सो कि हम पॉजिटिव चीज़ें क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ भारत का दबदबा पूरे मार्केट के अंदर, भाई छाए हुए हैं हम लोग, इसको देख के सीना चौड़ा होता है। और याद होगा आपको कि लास्ट ईयर जब मैं दुबई आया था, तो यहाँ पर एक वो था चाइना मार्ट। तब मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल में, और मैंने इंडियन गवर्नमेंट को भेजा भी था, और 2-3 साल से भेज रहा हूँ कि यार जब यहाँ पर चाइना मार्ट है, जहाँ पर सारा चाइनीज़ का सामान पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर शोकेस होता है और एक्सपोर्ट होता है, हमारा भारत का मार्ट क्यों नहीं है? मैंने इंडिया मार्ट बोला था, इन्होंने भारत मार्ट खोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कारण ये मार्ट खुला है। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम अपने कंट्री के लिए कोई चीज़ बोलते हैं, कोई तो सुनेगा। हो सकता है मेरे साथ किसी और ने भी बोला हो, और सारी आवाज़ इकट्ठी होकर गवर्नमेंट तक पहुँची, और गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। अपनी वॉइस को रेज़ कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर यूजीसी का जो वो इन्होंने रूल निकाला है गलत है, तो हमें बोलना नहीं चाहिए। मैं भी बोला हूँ। लेकिन उतना बोलिए जहाँ पर आपने अपनी वॉइस को रेज़ कर दिया, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी आप अपनी वॉइस को आप रेज़ कर सकते हैं। आप करते नहीं हैं। आपको आदत पड़ी हुई है और नेगेटिविटी में खुशी ढूँढने की। थोड़ा-सा पॉजिटिव बनिए, एंड फिर आप एन्जॉय करेंगे भारत की राइस को। भाई मैं हर रोज़ भारत की राइस को एन्जॉय करता हूँ, प्लीज़ आप भी कर लीजिए, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू, जय हिंद।